इस दवा से तो दुआ अच्छी है, ये कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि दवाओं के नाम पर आपको बाजार से जहर मिल रहा है। चाहे दवाएं वो सामान्य बुखार के लिए ही आप ले रहे हो या फिर सर्दी जुकाम से निपटने के लिए, प्रचलित दवाइयों के नाम पर आपको नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। और ये जो दवाई के नाम पर आप सिरप पी रहे हैं, हो सकता है कि ये जिंदगी का सिरप ना होकर कहीं मौत का सिरप ही ना हो। जो दवाएं आप कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में हैं, उसमें चूना पाउडर, चारकोल या कुछ और भी मिला हो सकता है, जो आपके लिए जानलेवा भी है, हानिकारक भी है। और जो सिरप आप पीते हैं, उनमें केमिकल या तमाम अन्य रंगों का इस्तेमाल भी किया जाता है। नकली दवाओं के कारोबार को लेकर समय समय पर शोर तो मचता है, लेकिन मौत का काला कारोबार लगातार चलता रहता है। आपको फिर एक बार फिर से सावधान करने के लिए फिलहाल ये खबर के न्यूज पर मेरठ से। गौर से देखिए, ये तस्वीरें, बाल्टी में भरा है लाल रंग। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये रंग नहीं, नकली सिरप का काला कारोबार है। कैसे बनाया जा रहा है मौत का सिरप? मेरठ में मौत बांटने का काला कारोबार हो रहा है। जिंदगी बचाने वाली दवाओं की जगह जानी मानी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बनाई जा रही हैं, जो अब तक न जाने कितनी जिंदगियों को खत्म कर चुकी होंगी। ड्रग विभाग ने ऐसी ही एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बेखौफ काले कारोबारी दवा के नाम पर जहर बना रहे थे। बात अमीर की हो या गरीब की, आज के दौर में एक आम आदमी की कमाई का बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च होता है। जीने के लिए जितनी जरूरत खाने की है, उतनी ही जरूरत बीमारियों से निजात पाने के लिए दवाओं की भी। और इसी जरूरत का फायदा उठा रहे मौत के काले कारोबारी, जो दवा के नाम पर जहर बनाकर बाजार में बेच रहे हैं, जिन्होंने अब तक ना जाने कितनी जिंदगियां खत्म कर दी होंगी। मेरठ में ड्रग विभाग ने ऐसी ही एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां नामी गिरामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बनाई जा रही थी। हमें कंपनी की तरफ सूचना मिल रही थी, फाइजर और विन मेडिकेयर की ओर से, कि मेरठ में कुछ नकली सामान की गतिविधियां हो रही हैं बनाने की। तो कंपनी की सूचना के आधार पर हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें पता चला कि एक व्यक्ति है जो शिव शक्ति विहार में, मतलब विन मेडिकेयर और फाइजर कंपनी की कोरेक्स और बीटाडिन नकली बना रहा है। तो इसकी सूचना हमने फिर ड्रग विभाग को दी है। ड्रग विभाग के साथ ने हमारे साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई की है, जिसमें काफी भारी मात्रा में दोनों कंपनियों का माल बरामद किया गया। छापे के दौरान कई नामचीन कंपनियों के रैपर, बोतल और रंगीन पैकिंग मशीन के साथ साथ ड्रम और बाल्टी में भरी नकली दवाइयां बरामद हुई। ये दवाइयां ज्यादा बिक्री ऐसे इलाकों में की जा रही थी, जो शहरी इलाकों से कुछ दूर हैं। छापे के दौरान फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। फैक्ट्री मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ये फाइजर कंपनी के और विन मेडिकेयर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मेरठ में आए थे। उनकी निशानदेही पे स्थान शिव शक्ति विहार है गढ़ रोड पर, वहाँ रामलाल सिंह चौहान के मकान से काफी भारी मात्रा में कोरेक्स की भरी शीशियां और बीटाडीन की भरी शीशियां और कुछ खाली शीशियां, लेबल, ढक्कन काफी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। मौके पे जो प्रोडक्ट मिला है बना हुआ, वो कोरेक्स सिरप है, जो खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लोग नशे के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट है बीटाडीन, जो कि 450 ml की बोतल में था, जो झोला छाप डॉक्टरों को मैक्सिमम सप्लाई किया जाता है गाँव देहात क्षेत्र में। जो मौके से जो आइटम बरामद हुए हैं, जैसे कि बीटाडीन के लेबल भी हैं, कोरेक्स के लेबल हैं और आपका
क्रोसिन के भी लेबल हैं, क्रोसिन सिरप जो बच्चों के, हाँ, आइडेक्स के लेबल हैं और डाइजीन के लेबल हैं। इससे लगता है कि कई 5-6 प्रोडक्ट जो मेन ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट हैं, उसकी बरामदगी, उनके लेबल की बरामदगी यहाँ हुई है। तो इससे ये पूरा संदेह है कि उनकी भी पैकिंग या फीलिंग या मैन्युफैक्चरिंग कभी यहाँ हुई होगी या आगे होने वाली होगी। आज के दौर में मिलावटखोर होना एक आम बात है, लेकिन जिस तरह से जिंदगी बचाने वाली दवाओं के नाम पर ये कारोबारी लोग जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी ऐसी सजा होनी चाहिए जो फिर कोई दूसरा पैसे कमाने के लिए, मुनाफा पाने के लिए कम से कम मौत का काला कारोबार न कर सके। मेरठ से के न्यूज के लिए विजय यादव की रिपोर्ट। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये बात 100% उतनी सच है जितना कि सूरज का पूरब में निकलना। क्योंकि कहते हैं ना कि ईमानदारी के धंधे में भले ही बेईमानी शामिल हो गई होगी, लेकिन जनाब बेईमानी के धंधे में 100% ईमानदारी के साथ काम हो रहा है, और वो भी किसी बगैर लिखा पढ़ी के। यानी कि औषधि निरीक्षक, ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो केमिस्ट हो, और चाहे वो रिटेलर हो या होलसेलर हो, कोई भी हो, हर किसी का इस पूरे के पूरे गोरख धंधे में अपना अपना कमीशन तय है। 100% अपना कमीशन तय है। लेकिन जरा हमें यह समझने की जरूरत है कितना बड़ा है ये काला कारोबार, मौत का ये काला कारोबार। ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर दुनिया की जब हम बात करते हैं तो 10वें स्थान पर हिंदुस्तान है, जहां पर दवाइयों का निर्माण होता है। 10वें नंबर पर आता है दवाइयों के निर्माण में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नकली दवाइयों के निर्माण में हिंदुस्तान अव्वल नंबर पर है। अब आप सोचिए ये मौत का काला कारोबार किस तरह से हिंदुस्तान में चल रहा है। नकली दवा का कारोबार कुल दवा के कारोबार के 35% आता है। सालाना 25% की दर से यह कारोबार बढ़ रहा है। 8,000 करोड़ रुपए सालाना इसका टर्नओवर है। नकली दवा का कारोबार का केंद्र मुख्यतः दिल्ली में बताया जाता है। दुनिया में नकली दवाइयों में 75% जो नकली दवाइयां हैं वो हिंदुस्तान में बन रही हैं। कई राज्यों में ये दवाइयां हैं। एक कुटीर उद्योग का शक्ल ले रखा है इस मौत के काले कारोबार ने। जानकर भी अनजान बने रहते अधिकारी। मोटी कमाई का लालच होता है। एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। अगर कुछ साल पहले का जिक्र किया जाए, कुछ पुरानी रिपोर्टों का हवाला दिया जाए, तो दिल्ली में ही दवा बनाने की छोटी बड़ी मिला के 139 फैक्ट्रियां और लगभग 10,000 दवा की दुकानें हैं। और अगर बात की जाए ड्रग कंट्रोल विभाग की, तो कोई मैकेनिज्म उनके पास ऐसा नहीं हो पाता है जिसमें कि वो इसके ऊपर रोक लगा पाए। हालांकि इसको बहाना माना जा सकता है। अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी करना मुमकिन है, और अगर इच्छा शक्ति ना हो तो सामने जो अगर चीजें दिख भी रही हैं तो आप आंख बंद कर लेते हैं। कम से कम मौत के इस काले कारोबार की हकीकत यही है। मोटी कमाई के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती, चाहे वो नेता हो, माफिया हो, अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट हो, सबकी अपनी इसमें कमाई तय है, नेक्सस बना हुआ है, और इसके चलते ये काला कारोबार धड़ल्ले के साथ चल रहा है। बाजार में 40% तक दवाइयां नकली हैं, घटिया हैं। आप सोच सकते हैं कि किस कदर ये मौत का काला कारोबार खेला जा रहा है। हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम राजनीति के फेर में पड़े हुए हैं, सियासत के फेर में पड़े हुए हैं। सियासतदान वोट लेते हैं, सरकारें बनाते हैं, सौदा करते हैं, और उसके बाद सरकारें गिराते भी हैं। ये सियासतदान हैं। हम तब भी तरसते थे, हम आज भी तरसते हैं, और शायद अगर ये हालात रहे तो हम ऐसे ही तरसते और तड़पते रह जाएंगे, तिल तिल कर मरते रह जाएंगे। ये हकीकत है इस दुनिया की। और खासतौर से हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो तमाम सियासी दलों में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं जो कि ऐसे तमाम काले कारोबार में लिपटे रहते हैं, संलिप्त रहते हैं। और यही वो वजह होती है, सरकारें कोई भी हो, ये धंधे बदस्तूर चलते रहते हैं, क्योंकि लगभग हर राजनीतिक दल में कोई न कोई ऐसे कार्यकर्ता, उनके नेता ऐसे होते हैं जो इनको संरक्षण देते हैं, जिनकी मोटी कमाई इस काले कारोबार से आती है। और इसीलिए
ये धंधे लगातार चलते रहते हैं। कभी कभी ये कार्रवाई हमको इसलिए भी देखने को मिल जाती है, जो पर्दे के पीछे लोग हैं, जो बताते हैं, जो खबरें हम तक पहुंचाते, वो ये कहते हैं कि जनाब जब थाने पर कमीशन जिस महीने नहीं पहुंच पाया उस दिन रेड पड़ गई, ड्रग इंस्पेक्टर को जब पैसा उसके मनमाफिक नहीं मिला तो रेड पड़ गई। हां, कहीं कोई पूरे के पूरे सर्किल में कोई मामला गड़बड़ हुआ तो रेड पड़ गई। और ऐसा जब होता है तो चीजें सामने आती हैं, जैसा हम दिखा रहे हैं आपको। खबर ये मेरठ से है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे प्रांतों में ये काला कारोबार चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वानगी भर है। तो फिलहाल बहुत जरूरत है इस बात की कि आप जागरूक हो, आप आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि ये दवा नहीं है और इस दवा से तो दुआ ही बेहतर है। सवाल है, नकली दवाओं का कारोबार क्यों नहीं होता है बंद? कौन लोग हैं इस काले कारोबार में जो शामिल हैं? लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जिंदगी से खेला जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत सामने दिखती है। बुलंद कीजिए अपनी आवाज, और बुलंद कीजिए अपनी आवाज इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके फोन कॉल्स की। आप क्या सोचते हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये कारोबार रुक नहीं रहा, बल्कि 25% सालाना इस रफ्तार से ये लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं, ड्रग एसोसिएशन के सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। बहुत सारी बातें अभी हमने दिखाई, अपने दर्शकों को बताई, कुछ रिपोर्ट के हवाले से, कुछ संवाद सूत्रों के हवाले से, कुछ ऐसे लोगों के हवाले से जो खुद इसमें लिप्त हैं। तमाम अलग अलग सोर्सेस से हमने ये जानकारी जुटाई है और अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बॉटम लाइन ये है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये कारोबार चलता रहता है। छापे पड़ते रहते हैं, लेकिन ये कारोबार चलता रहता है। आज भी हम ये खबर दिखा रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि ये काला कारोबार बंद हो जाएगा अगले 1 महीने में। क्या कहेंगे आप अशोक जी? आज के न्यूज़ ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, और ये विशेषकर जो नकली दवाइयों का से संबंधित है। इस संबंध में आप लोगों को पहले बधाई का देना चाहता हूं। जी शुक्रिया। कि जो आम आदमी की जिंदगी से, एक खिलवाड़ हो रहा है जी। और इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। और अगर नकली दवाई अगर वो अपने बच्चे को या स्वयं किसी को कोई देते हैं तो सभी को मालूम है कि नकली दवाई से कितना घातक है। आज जो मुद्दा आज के न्यूज़ ने उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, और इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई के पात्र हैं आप लोग। और इसमें आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान का, बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ या बच्चे को सबसे पहले शुरुआत अगर होती है तो दवाई से ही होती है। और आप भी इससे सहमत होंगे, बच्चे के जन्म से लेकर के और बुजुर्ग में जो भी इंसान की दी हुई, भगवान की दी हुई जिंदगी है, जब तक वो जीवन जीता है उसको दवा की जरूरत पड़ती है। सारांश, जीवन के शुरुआत से लेके मृत्यु तक वो दवाई का सेवन करता है। अब आपसे समझ सकते हैं कि माँ के कोख के जन्म के बाद से दवाई और इंसानी का कितना जुड़ाव है, और उसमें अगर ये कारोबार होता है तो वाकई बहुत ही निंदनीय है। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अशोक कुमार भार्गव, एक मुहिमकर्ता के रूप में मेरा कारोबार आर्क फार्मा नाबाद लखनऊ में है, और इसी से मैंने पूरे देश के अंदर एक काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई, और जो कि मैंने लखनऊ यूपी से स्टार्ट किया था। और वो थी मुहिम एक हमारी जेंडिक दवाइयों की। सन 87 में हमने ये कारोबार शुरू किया था, और 1992 में रैलीज इंडिया के माध्यम से, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से, जो कि ये काफ़ी लोगों को विश्वास है, तो वहाँ से हमने जेंडिक दवाइयों का शुरुआत किया है। जेंडिक दवाएं क्या होती हैं, ये आमतौर पे इधर विगत 3-4 सालों से मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में इसके बारे में आया है, लेकिन इसकी गहराई, जैसे कहते हैं गो फॉर द रूट्स, डोंट गो फॉर द फ्रूट्स। इसका रूट ये है
कि जो पहले सॉल्ट के नाम से बनती थी, जैसे एक हम सॉल्ट लेते हैं पैरासीटामोल, जी, लेकिन ये हो गया अशोक कुमार भार्गव साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। जेनरिक दवाओं का मामला दूसरा है, जेनरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं का मामला दूसरा है। वो मार्केट की बात आ गई कि कैसे ब्रांडेड दवाएं हावी हैं। यहां पर मामला ब्रांडेड दवाओं का, उनका जो नकली संस्करण तैयार हो रहा है उसकी बात हो रही है, जो कि काले कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं। आप बात जेनरिक दवाओं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसको लेकर चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ में इस समय हमारे साथ में 11 साल की बच्ची अदिति शुक्ला इस समय जुड़ी हुई है। वो कितना इत्तेफाक रखती है, उसके जहन में क्या कुछ चलता है। अदिति, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं दीदी, मैं बनारस से बोल रही हूँ। मैंने आपके न्यूज पे देखा कि दवाइयों में वो केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं और इससे कई और इससे और जो लोग ये दवाई बना रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका अदिति, हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर विषय है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और एक बच्चे के मन में क्या कुछ आया। हालांकि उनके अभिभावक की भी आवाज पीछे से हमें सुनाई पड़ रही थी और वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये सबके लिए चिंता का विषय है। कई इस समय दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनका फोन कॉल लें उससे पहले अशोक कुमार भार्गव जी, हम चर्चा इस बात की नहीं कर रहे हैं कि जेनरिक दवाओं के बारे में अभी हम बात करें। हम विशुद्ध रूप से चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि इसमें हर कोई इन्वॉल्व है। अगर नकली दवाइयां बनती हैं, मार्केट में पहुंचती हैं, तो जो रिटेलर है, केमिस्ट एसोसिएशन है, ड्रग एसोसिएशन के लोग हैं, ड्रग इंस्पेक्टर है, चाहे वो होलसेलर है, एजेंट है, हर किसी का कमीशन तय है। आप इस मार्केट में हैं, आप इस जमात से जुड़े हुए हैं, आपके भी नजर में होगी। मैं ये जानना चाहता हूं तमाम दर्शकों के लिहाज से, आखिरकार क्यों ये काला कारोबार चल रहा है। इसमें भूमिका सबकी है, कोई भी अपने आप को पाक साफ साबित नहीं कर सकता है। अशोक कुमार भार्गव। जी हाँ, इसमें एक बच्चे का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा था कि जो कि नकली दवा से संबंधित है। आज आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे 11 साल के बच्चे में कितना आज की तारीख में असली नकली का अगर बात आई है तो हमारे देश के लिए कितना दुर्भाग्य विषय है कि इस कच्ची उम्र में 11 साल के बच्चे की उम्र में ये बात दिमाग में आ रही है कि हमारे देश में नकली भी दवाई बन रही है। ये वाकई में दुर्भाग्य का विषय है हम सभी के लिए, चाहे हम किसी से नाम लेके हम बात नहीं कर रहे हैं, चाहे शासन प्रशासन, हमारे ड्रग डिपार्टमेंट या हमारे आम जनता के बीच में। ये तो स्पष्ट हो गया कि बच्चे के दिमाग में ये बात आई कि हमारे देश में एक नकली दवाई का भी कारोबार हो रहा है। मैं मनीष जी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ इस संबंध में जो आपने भी बात कही, इसमें आपको इस एक चौंकाने वाली खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने बताया जेनरिक के बारे में। मैं जेनरिक से इस समय का ये टॉपिक है, ये इससे काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। एक आपको सिर्फ सारांश एक चौड़ा बता दूं आपको कि आज जो इतना बड़ा कारोबार है, 1,80,000 करोड़ का जो मार्केट है, वो वास्तविक मार्केट है 40,000 करोड़ का। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारी जो असली दवाएं हैं, कुछ दवाएं जो हमारी असली दवाएं हैं, अगर इसकी एमआरपी कम हो जाए, जिसके के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ये हमने पत्र लिखा और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष कर बताया कि जेनरिक मेडिसिन की एमआरपी कम कर दी जाए। अगर ये एमआरपी कम हो जाती है तो मैं गारंटी करता हूं नकली कारोबार करने वाले नकली दवा बनाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ दवाएं इसमें ऐसी हैं कि जो दवाएं हैं वो नकली दवा से भी सस्ती हैं। अशोक कुमार भार्गव साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्यों इत्तेफाक नहीं रखता हूं उसके वजह में मैं जाऊंगा और आपको वो वजह ही बताऊंगा कि आपकी इस बात से मैं क्यों इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है राधा कृष्ण आगरा से, मैं उनका सवाल ले लेता हूं, उनका ख्याल क्या कुछ कहता है इस पूरे के पूरे इश्यू को लेकर, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। राधा कृष्ण जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं, आप अपने टेलीविजन की आवाज को कृपया करके बंद कर लें। हम लगातार गुजारिश करते हैं अपने तमाम दर्शकों से, जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, वो अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर लें।
बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए आपसे बात कर पाना। दवा का कारोबार ही नहीं, तमाम दूध का कारोबार नकली है। जी हेलो। जी बिल्कुल। और हर चीज में, खाने पीने की जितनी वस्तुएं सब में मिलावट हो रही है। जी। और लोग कहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, सीरिया में छिपे हुए हैं, तमाम आतंकवादियों की चर्चा पेपरों में आती रहती हैं। हाँ। मगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे काले कारनामे करने वाले आतंकी तमाम मजे पड़े हुए हैं, उनके अंगेज से कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल राधा कृष्ण जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं और यही बात मैं अभी अशोक कुमार भार्गव जी को बताना भी चाह रहा था कि आपकी जेनरिक दवाओं या ब्रांडेड दवाओं में जो दवा ब्रांडेड 400 की है वो जेनरिक 40 रुपए की हो जाएगी, लेकिन नकली बनाने में खर्च सिर्फ 4 रुपए का आ रहा है, तो फिर भी उसके 35 रुपए बचेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपसी बात की सहमत नहीं हूं। जब आएंगी दवाएं सस्ती हो जाएंगी, लोगों को सुलभ हो जाएंगी, लेकिन फिर भी 40 रुपए के घर जेनरिक दवा भी मिलती है। तो जनाब, वो जो नकली कारोबार करता है वो उस दवा को सिर्फ 4 रुपए में बनाएगा और 35 रुपए में बेचेगा, क्योंकि ताल्लुक नहीं है कीमत से, ताल्लुक है नीयत से। हम आएंगे आपके पास में अशोक कुमार भार्गव जी, अपनी इस बात से कितना आप सहमत हैं ये जानने के लिए। सवाल कई हैं कि आखिरकार सरकारें बदलने के बावजूद कारोबार नहीं बंद होता, ये भी सामने नहीं आ पाता। जांच होती है लेकिन जांच की रिपोर्ट क्या आती समझ में नहीं आता कि आखिर कौन लोग हैं इस धंधे में शामिल, उनकी पहुंच कहां तक है। और जब कुछ खबरें हमारे पास आती हैं सामने तो उससे साफ ये पता चलता है कि बेईमानी का धंधा कितनी ईमानदारी से चलता है कि पूरा का पूरा कमीशन तय होता है। ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर एजेंट, रिटेलर, होलसेलर, हर किसी का कमीशन तय है, मुनाफा तय है और पूरी चेन बनी रहती है। जब ये चेन कहीं से टूटती है, कहीं से गड़बड़ाती है, तब जाके खबर हमारे सामने आ पाती है। इस समय पूर्णिया बिहार से हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, जगदीश मंडल। जगदीश जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस काले कारोबार के बारे में? जगदीश जी, अपनी बात रखें और अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। जगदीश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि संपर्क टूट चुका है। अशोक कुमार जी, जो बात मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कही कि नकली दवाओं के कारोबार का संबंध कीमत से बिल्कुल नहीं है। अगर 10 रुपए की भी कोई दवा मिलती है तो वो 98 और 1 रुपए की दवा बनाते हैं नकली वाले और 7 या 8 रुपए कमाते हैं। तो जो बात आपने कही जेनरिक और ब्रांडेड से नकली कारोबार को आप जोड़ के देख रहे थे, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अशोक कुमार जी, अपनी बात रखें। अशोक कुमार जी, अपनी बात रखें। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ हाँ, मनीष जी, आपने जो बात अभी कही या जो बात आपने इससे पहले भी कही कि शासन प्रशासन है या वहाँ के अधिकारी हैं या लोकल जो भी इसके पदाधिकारी हैं या मार्केट में हैं, इसके लिए आपसे एक ही बात कहूँगा कि आज की तारीख में अगर कोई भी दवा कंपनी या ये नकली दवा जो आप जो बता रहे हैं, इसका कारण ये आती कैसे है, इसका अगर रास्ता ही बंद कर दिया जाए, अगर कोई व्यापारी कोई दवा वहाँ पे दवा व्यापार में जो दवा के विक्रेता हैं, अगर वो फुल माल लें और साथ में साथ जो क्रेता है यानी कि जो एक मरीज या उसका तीमारदार अगर दवा ले रहा है, अगर वो कैशमो पे ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं इसके आगे गारंटी करता हूं कि अगर वो कैशमो पे लेता है, बाकायदा बिल प्राप्त करता है, उसका बैच नंबर होता है, कंपनी का नाम होता है। आजकल तमाम इस तरीके के हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि बाकायदा। अशोक कुमार जी, आपकी बातें बिल्कुल, लेकिन ये बातें अशोक कुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूं, ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई सलाह और सुझाव दें तो हमारा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, हिंदुस्तान का जो दायरा है अपना ग्रामीण अंचलों में जो फैला हुआ है, उसको ध्यान में रखकर दें। जहां पर जब आप दवाई खरीदते हैं तो दवाई के जो पेपर उसका एनवलप होता है, उस एनवलप पे ही वो मरीज को जोड़ के देता है कि आपकी 60 रुपए 62 पैसे की दवाई हुई, उसी पे जोड़ देता है वो, ठीक है ना। और ग्रामीण अंचलों में तो वो भी नहीं ऐसे मुंह जवानी जोड़ के दे देता है।
तो कम से कम हमें उन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। शहरों में तो ठीक है, और ये दवाइयां जो है वो शहरों में कम ही, ग्रामीण अंचलों में ज्यादा इनका कारोबार फैलता है। हम आपके पास में आएंगे, हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं अनूप कुमार हरदोई से। अनूप कुमार जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अपने यूपी में शिक्षा और शिक्षा बिल्कुल चौपट हो रही है जी इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और सीएमओ जो भी है जी, ये आपने जो न्यूज दिखाई मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा गांव जो है हरदोई में पड़ता है लखनौर जी वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता है कभी भी। जी 4 साल बने हुए हो गए, जी तब से उसमें ऐसे ही दरवाजे से टूट गए। कई बार संज्ञान में लाया भी गया है। चलिए, शुक्रिया आपका अनूप, हमसे बात करने के लिए। चिकित्सा सुविधाओं में जो गिरावट है उसकी बात आप कर रहे थे। लगातार हमारे साथ में कई फोन कॉल्स आ रहे हैं, हम उनके ऊपर जा भी रहे हैं। अशोक कुमार जी, जो बात आपने कही कि वो बिल ले लें, कैश मेमो ले लें, अच्छा लगता है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि काला कारोबार ग्रामीण अंचलों में अशिक्षित जगहों पर झोला छाप डॉक्टरों से, और ये इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 40% कारोबार ये ऐसी जगहों पर है। वहां पर ये व्यवहारिक दृष्टिकोण समझ में आता नहीं है फिलहाल, ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। जगदीश एक बार फिर से मौजूद हैं पूर्णिया बिहार से। जगदीश जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, इसको रोका जाए, जिस हालत में रोका जाए रोका जाए। बिल्कुल, आपका गुस्सा भी जायज है और आपका आक्रोश भी जबरदस्त है। कुछ भी हो, इसको रोका जाए, लेकिन रोकेगा कौन? नेता रोक नहीं सकते, कमीशन उनको मिलता है। ब्यूरोक्रेट रोक नहीं सकते हैं, पैसा उनका भी बनता है। रिटेलर, होलसेलर या एजेंट, हर किसी की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो रोकेगा कौन? हम या फिर आप? तो हम और आप ही जागरूक होंगे, तभी ये काला कारोबार रुकेगा। जो सलाह और सुझाव इस कार्यक्रम में दिए जा रहे हैं उनको अपनाइएगा तो काला कारोबार जरूर रुकेगा। और बात हम कर रहे हैं मौत के काले कारोबार को लेकर। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, सत्ता में कोई भी दल आए, लेकिन मौत का काला कारोबार लगातार चलता है, क्योंकि ये बात 100% सच है। हर दल में, हर सरकारों में कुछ लोग ऐसे हमेशा रहते हैं जो इस काले कारोबार को संरक्षण देते रहते हैं, क्योंकि इसमें उनका भी कमीशन, इसमें उनका भी पैसा, इसमें उनकी भी आमदनी होती रहती है, और इसीलिए ये काला कारोबार लगातार चलता रहता है। कौन रोकेगा, यही बड़ा सवाल है, और किस तरह से रुकेगा, ये सलाह और सुझाव इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान निकल कर आ रहे हैं। आपके जहन में अगर कोई ख्याल विचार आ रहा हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, लेकिन एक गुजारिश बार बार लगातार आपसे, जब भी आप हमें कॉल करें, अपने टेलीविजन की आवाज को कृपया करके बंद कर दें। हमारे साथ खास मेहमान इस समय अशोक भार्गव लगातार मौजूद हैं, जो कि सदस्य हैं ड्रग एसोसिएशन के। अशोक जी, हम आपके पास में आए उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कानपुर से रजिया सुल्ताना है हमारे साथ में। रजिया, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हम इसको ब्लेम करते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मिलावट का सामान, इसका सामान। पहले हम लोग अपने को तो सुधारें। ये बात तो मैं कह भी रहा हूँ लगातार, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है रजिया। और उसके साथ साथ फिर थोड़े हमें सपोर्ट मिल जाए, हम 2-4 जगह देखें, भाले आप लोगों की मदद करें, आप लोगों को सपोर्ट रजिया, सपोर्ट तो आपको आपके आस पड़ोस से मिलेगा, आपके मोहल्ले से मिलेगा। आप एक हैं, आप 4 लोगों की इकट्ठा करेंगे तो 6 लोगों का समूह बनेगा। आपको लगेगा कि ये केमिस्ट जो है ये दवाई की दुकान नकली दवाइयां बेचता है, तो आप पुलिस से कहेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं आप वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें रुकेंगी। ये सब हम लोगों को छीना जा रहा है। हम लोगों को कोई, किसी को कुछ बीमारी हो जा रही है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है। दूध पी रहे हैं तो वो हमारा बेकार है, तो घी खा रहे हैं तो वो मिलावट का है, तेल पी रहे हैं तो वो मिलावट का है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करें। फल खाएं तो वो भी एक केमिकल भरे, और सब्जियां खाएं तो वो भी, बताइए कहाँ से सेहतें बने, और हम लोग कैसे ऊंचे उठे, ये बताइए। बहुत सही बात है रजिया, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं और आपकी भावनाओं से अपने आप को भी संबद्ध करता हूं। और बड़ी बात यही है कि जीना मुश्किल हो रहा है। हम फल खा रहे हैं तो हमें लगता है कि इसमें केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स इसमें हैं, ढंग से धोएं तब भी उसका असर नहीं जाता है, और हमारे जीवन पे, हमारे मन मस्तिष्क पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
आपने बहुत सारी बातें कही और वो सारी बातें ही सही है, लेकिन बड़ी बात यह है रजिया, इसको आपको भी ध्यान में रखना होगा कि आपको अपने लोगों को अपने मोहल्ले में जागरूक तो कम से कम करना होगा। अगर आपको लगता है कि ये नकली माल यहाँ पर मिल रहा है तो उसके ऊपर हल्ला तो बोलना ही पड़ेगा, कम से कम मुझे जो लगता है। और इसके अलावा जागरूकता यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ना तो सियासी लोग इस चीज को सही करेंगे और ना ही ब्यूरोक्रेट, ये हम और आप ही सही कर सकते हैं। दुनिया की दूसरी कोई ताकत ऐसी है ही नहीं जो इन चीज पाए। हमारे साथ में एक दर्शक और जुड़ी हुई हैं, सुनीता है लखनऊ से। सुनीता जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगी आप? अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें कृपया करके। सुनीता, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? सुनीता, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि सुनीता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक जी, तमाम दर्शकों के जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन इसमें आपने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, जब मैं ये कह रहा हूं कि आप ड्रग एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप इस पूरे नेक्सस से वाकिफ ना हो, आप इस बात को ना समझ पा रहे हो कि यह काला कारोबार चल कैसे रहा है, फल फूल कैसे रहा है। लेकिन आपने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कहां पर कैसे किस तरह से कारोबार संरक्षण पा रहा है, किस तरीके से कारोबार बढ़ रहा है, किस तरीके से 25% सालाना इसकी बढ़ोतरी दर है, जो ग्रोथ रेट इसकी है। आपने इस बात की तरफ कोई भी जिक्र ही नहीं किया, और उसके बाद जब समस्या आप समझेंगे तो ही समाधान मिलेगा। अशोक कुमार जी। हाँ मनीष जी, इस संबंध में आपसे कहना चाहूंगा कि मैं ड्रग एसोसिएशन जुड़ा जरूर हूँ, और उससे पहले जो अभी रजिया जी ने या अभी सुनीता जी बात कर रही थी, बात कर गई थी, मैं इस दवाई के एक जागरूकता अभियान से जुड़ा हूँ और पिछले करीब 30 साल से इस कार्य में कर रहा हूँ। आपसे ये बात कहनी है कि ये दवा का जो आज आपने मुद्दा उठाया है, वो एक दवा का मुद्दा एक काफी बहुत ही अहम पूर्ण मुद्दा है। इस संबंध में आपसे कहना चाहूंगा कि वो आम आदमी के बस में कुछ चीजें तो अवश्य हैं, जैसे कि अभी आपने कहा एक सजग नागरिक बनी है, आपने मोहल्ले के 2 लोग से 4 लोग जोड़िए, 6 लोग जोड़िए, उस दवा के व्यापारी के खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करिए। इससे बड़े पहले बात आप कहना चाह सकता हूं, जो शासन और प्रशासन के पास जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके पास शासन प्रशासन होता है, ड्रग डिपार्टमेंट होता है, और अंत में जहां भी माइक्रो इंटीरियर होता है, जहां पे केवल 50 की जनसंख्या का भी कोई गांव होता है, वहां पे कोई ना कोई चौकी या थाना इंचार्ज जरूर होता है, उससे को भी इस बारे में संज्ञान अवश्य है। तो मेरा सारा आपको कहना केवल ये, आपसे बात को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मेहरबानी करके शासन प्रशासन, जो कि ए से लेके जेड तक जो पूरी एक कार्यकर्ताओं की एक लंबी है, एक श्रेणी है, अलग अलग डिपार्टमेंट से जाकर जाती है, वो इससे बड़ा विभाग शासन प्रशासन के अलावा किसी पास नहीं है। अगर उसमें सख्ती अगर हो जाए, और ये सख्ती अगर कामयाब हो जाती है कि ये दवा पहुंचे ही ना, तो ये दवा व्यापारी जो नकली दवा बना रहे हैं वो खत्म करेंगे। अब आप ये कहेंगे दवा व्यापारी जिनका कि आपने बात आप कह रहे हैं 10 पैसे बना रहे हैं या 20 पैसे बना रहे हैं, अपने निजी लाभ के लिए बना रहे हैं, इसके लिए अगर कहीं भी व्यापारी होता है, मैं तो कहता हूं उसके लिए सबसे बड़ा एक दंड होना चाहिए, दफा 302, क्योंकि वो दवा लेता है तो वो पीता है, तो उसके खिलाफ उसको उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब तक हम सख्त कानून, वो डरेगा नहीं, तब तक कारोबार नहीं होगा, ये रुकेगा। तो एक तो ये बात जरूरी है, जो बात आप कह रहे हैं, माशेलकर भी साथ में जरूरी है। माशेलकर जो समिति का गठन किया गया था 2003 में, उसने भी यही सिफारिश की थी कि इसमें सीधे जो काला कारोबार कर रहे हैं उनको मौत की सजा दी जाए, ये सिफारिश की गई थी। लेकिन अफसोस की बात, जिस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि सियासी जमातें, सियासी लोग इस बात को कतई मंजूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें उनके अपने लोग जुड़े हुए हैं। ये मैं पुख्ता तौर पर कह रहा हूं इस बात को। और आप कह रहे हैं कि इनको सख्ती की जाए, विभागों पर सख्ती की जाए, जो पुलिस में लोग बैठे हुए उनके ऊपर सख्ती की जाए। ये बातें तो जमाने से हो रही हैं कि राम राज्य होना चाहिए, लेकिन राम राज्य होना तो चाहिए, करेगा कौन? बड़ा सवाल यही है। हमारे साथ में इस समय एक दर्शक जुड़े हुए हैं, वीसी गुप्ता है दिल्ली से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? नमस्कार मनीष जी, सबसे पहले आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपका बहुत कायल हूँ आपकी आवाज का।
जी, बहुत और शुक्रिया आपकी आपका। प्रस्तुति का, और बहुत ही सही और सटीक मुद्दा आपने उठाया। जहां तक नकलियत का सवाल है, नकलियत तो आजकल हर आइटम पे आ रही है। जैसे कि पहले मीडिया ने मैगी का उठाया था, फिर मैगी इंट्रोड्यूस हो गई, आज दवा पे मुद्दा उठा है। और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को नहीं पता है या उन अधिकारियों को नहीं पता है जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट में उच्च ओहदे पे बैठे हुए हैं। मेन तो मुद्दा ये है कि जनता के साथ है खिलवाड़। जी बिल्कुल। और इस खिलवाड़ की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह सरकार और उन अधिकारियों की है। जी। तो आपको निश्चित रूप से कंसर्न मिनिस्ट्री या कंसर्न डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ से बात करनी चाहिए जनता के सामने, और उनसे सही सही बात लानी चाहिए कि वो इस कंसर्न में क्या कार्रवाई करते हैं, कितनी फार्मेसी को उन्होंने अब तक सील किया, किसने कार्रवाई की और सच्चाई क्या है। उसमें मीडिया को जाके भी देखना चाहिए और वो प्रूफ जनता के सामने ऑन वीडियो दिखाना चाहिए कि देखिए सील है या नहीं है, देखिए इस ब्रांड पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई, जिससे कि उनकी जो सत्यापन जो है आप करेंगे, उनको सत्यापित जो करेगा वो मीडिया करेगा। गुप्ता जी, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि आमतौर पर जब सरकार के लोग फंसते हैं इस गोरख धंधे में, सरकारी अधिकारी फंसते हैं इस गोरख धंधे में, तो उनके लिए तो जांच बैठाल दी जाती है। और उस जांच में हुआ क्या, सरकार कभी इस बात की अपनी तरफ से कोई खबर तब तक नहीं देती जब तक मीडिया उनके पीछे ना पड़े। किस अधिकारी को सस्पेंड किया गया, किसको जेल में डाला गया, उसका दोष क्या था, उसके ऊपर धाराएं कौन सी लगाई गई, कभी नहीं बताया जाता है। मुझे कोई संज्ञान में ऐसी खबर नहीं जिसमें सरकार अपनी तरफ से बताए कि भाई हमारा ये अधिकारी इसमें दोषी पाया गया और हमने जो जांच की उसमें इसके तहत ये धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वाकया नहीं है। आपके संज्ञान में हो तो आप बताएं गुप्ता जी। मुझे लगता है कि संपर्क टूट चुका है। अशोक कुमार जी, जो बातें अभी कही वीसी गुप्ता ने, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? बात अभी कही वो मैं उनसे बात को, मैं गुप्ता जी का जो दिल्ली से फोन था काफी अच्छा था, बड़ी बातें कही अच्छी। और मनीष जी, ऐसे में बात अभी आपसे कहूंगा कि आपने अभी बात कही कि जब तक वो हमारा मीडिया उसके मुद्दे को नहीं उठाता है, मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से चौंकाने वाली खबर बता रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मैं तो कम से कम 30-40 बार इस संबंध में जा चुका हूं। दवाई और दवाई के नकलीपन से जो बन रहा है कारोबार, जो फल फूल रहा है, और जो आपने आंकड़े निकाले हैं, ये आंकड़े लगभग काफी सही हैं। ये उनके संज्ञान में मैंने लिखित रूप से दिया है और इसके बारे में मैंने तमाम आरटीआई भी गिरी, तमाम पत्र भी गिरे। राष्ट्रपति सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर काफी पहल कर दी है। और आपको और आपके दर्शकों को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं, विशेषकर के न्यूज के दर्शकों को, कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने को मैंने ये लिखा कि पिछले विगत 5 सालों के अंदर अलग अलग शहरों में, जनपदों में, गांवों में, कस्बों में, जहां जहां 5 सालों के अंदर जो नकली दवाइयां या मिलावटखोरी अगर पाई गई है तो उसके अंतर्गत कितने लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई हुई है और कितने लोगों को ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई होकर के उनको ऊपर कितनी आर्थिक पेनल्टी की गई है और कितने लोगों को जेल भेजा गया है। अब चौंकाने वाली खबर आपके पास ये है, मेरे पास बंगाल का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, दिल्ली का है, लखनऊ का है, और सभी जगह से मेरे पास जो भी जवाब आए हैं, लगभग करीब मेरे पास 70% पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास जवाब आ गए हैं और 30% अभी जवाब आने हैं। लेकिन आपको लब्बो लबाव ये बता दूं, जो बात अभी आपने कही, इसमें किसी को भी आज तक जेल नहीं हुई है। आप सोचिए, यही बात अशोक जी, जिस बात को आप कह रहे हैं, ये बात हमारे भी संज्ञान में है और इसीलिए इस बात को हम बहुत पुख्ता तौर पर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर हम इंतजार करते हैं सरकारों का तो सरकारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं करती हैं। अशोक जी, आपसे निवेदन है जी, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ में हमारे एक दर्शक इस समय, ये आंकड़े अगली बार हम आपको पूर्ण रूप से बीएस तोमर हमारे साथ में एक दर्शक इस समय मौजूद है लखनऊ से। तोमर साहब, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौत के काले कारोबार के बारे में? नमस्कार। नमस्कार तोमर साहब। मैं तो आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा बादशाह जी, कि आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा है कि ये राजनीतिक जो है ये ऐसा होने नहीं देंगे,
ऐसा करने नहीं देंगे, ऐसा कोई कानून आने नहीं देंगे, इस तरह की शक्ति होने नहीं देंगे। ये बात सही भी है कि ये सब कुछ नहीं होने देंगे। देखिए पब्लिक इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ के इनको मारने के लिए किसी प्रकार की इनको कोई दिक्कत नहीं है। रोज 10, 20, 50 मरते रहे तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इनको पैसा कमाना है। एक दवा का व्यवसाय ले लीजिए आप, मिठाई का व्यवसाय ले लीजिए आप, किसी भी प्रकार की जितनी भी शराब का व्यवसाय ले लीजिए आप, जितने भी खाने पीने की सामान है उनमें सब में मिलावट आपको मिलेगी और धड़ल्ले से मिलावट करते हैं। मिलावट करने में ये भी इनकी चिंता नहीं रहती है कि कभी कोई छापा पड़ेगा या पकड़े जाएंगे तो कोई सजा होगी, क्योंकि सजा होती नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी सजा नहीं होती है। पैसा कमाते हैं, पैसा देके छूट जाते हैं। पैसा लेने वाले वही बैठे हुए हैं और छूट देने वाले भी वहीं पर बैठे हुए हैं, सब कुछ। इसलिए इसमें केवल कुछ हो सकता है तो आपका चैनल ही भले ही थोड़ा बहुत इनको कंट्रोल कर सके, बाकी इनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, या फिर भगवान चाहेगा तो भगवान कंट्रोल करेगा। बाकी पीछे के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हम चुन के भेजते हैं जिनको, विधायकों को, सांसदों को, जो अधिकारी बन के जाते हैं, ये सब 24 घंटे पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। और आदमी अरे एक दो नहीं 50 से 100 हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इनके ऊपर? मरते रहेंगे ऐसे ही, कोई कुछ नहीं रोकता है। केवल आपका चैनल रोक सकता है। बस आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा और मैं एहसानमंद हूँ कि कम से कम आप इस तरह की चीजें दिखा के और पब्लिक को जागृत कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया तोमर साहब आपका भी। मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को आप लगातार देखते हैं तो शुक्रिया आपका बनता है, लेकिन आप अपने आसपास गली मोहल्ले और में वहां पर संगठन बनाएं और जो तमाम बुराइयां हैं इनके लिए लोगों को जागरूक करें, उनसे बचें, उनके खिलाफ लड़ें और अपनी आवाज को बुलंद करें। हम एक माध्यम हैं, निश्चित तौर पर हम अपनी भूमिका को अगर निभाते हैं तो वो एग्जीक्यूशन के रूप में आप जैसे दर्शक भी जो हमारा साथ देते हैं तो हमारी भूमिका या हमारा जो अभियान प्रयास सफल हो पाता है अगर आप हमारे साथ होते हैं। अपनी आवाज बुलंद करिए, के न्यूज के साथ में जुड़िए। आप हमें फोन कर सकते हैं, लगातार हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। बात हम कर रहे हैं मौत के काले कारोबार को लेकर, नकली दवाइयों की हम चर्चा यहां पर। बुलंद कीजिए अपनी आवाज और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हमारे और आपकी जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते तो इस देश में कब से रामराज्य हो गया होता। अगर सियासी जमातें और सियासी दल नेता ये चाहते कि इस देश से गरीबी मिट जाए तो गरीबी मिट गई होती, लेकिन गरीबी तो नहीं मिटी, गरीब जरूर मिटे जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है और मौत का काला कारोबार करने वाले लोग लगातार संरक्षण पा रहे हैं। अशोक कुमार भार्गव साहब हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले हम अपने एक दर्शक के पास जाएंगे, हसन अली लखनऊ से मौजूद। हसन अली, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहूंगा कि हमारे देश का कानून बहुत कमजोर है। जी, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें कृपया करके। जी सर। सर हम सिर्फ सर इतना कहूंगा जी कि कानून बहुत कमजोर है। शुक्रिया आपका हसन अली साहब, आपकी बात हो गई। आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है और वन लाइनर अपने आप में बहुत ज्यादा दिल के अंदर को छू जाती हैं जो वन लाइनर होती हैं। कानून बहुत कमजोर है जैसा आप कह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी बात मैं अपनी मिलाता हूं। दरअसल कानून का पालन करवाने वाले जो हैं वो बेहद कमजोर हैं, कानून कमजोर नहीं है, हम यहां पर कहना चाहेंगे। अशोक कुमार जी, आप अपनी बात को रखना चाह रहे थे, ये मंच हमने आपके लिए सौंपा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं वो कहें, अपने सवाल और अपने जवाब। मनीष जी आपसे एक बात विशेषकर आपको बताना चाहूंगा जी कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य के प्रति जब से देश हमारा आजाद हुआ सन 47 के बाद से जी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर खाद्य पदार्थ का डिपार्टमेंट है जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं, जो कि आज की तारीख में एक आम आदमी एक आम बच्चा भी जान गया कि FSSAI क्या चीज होती है। आज 65 साल के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार को अब उनको संज्ञान में आया कि हम डिपार्टमेंट खोलें
आपको ताज्जुब होगा सुन के और आपके दर्शकों को सुन के ताज्जुब होगा, ये एफएसआई का डिपार्टमेंट वर्ष 2006 में खुला है। अब आप समझ सकते हैं कितनी बात, अभी आपने कहा कि वन लाइनर बात, आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जब स्वास्थ्य मंत्रालय का एफएसआई डिपार्टमेंट इतना महत्वपूर्ण दवा से संबंधित है, आपके फूड सप्लीमेंट से संबंधित है, न्यूट्रिशन पदार्थ से संबंधित है, सभी खाद्य पदार्थों को जो भी सेवन करते हैं हम, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो पेय पदार्थ में हो या ओरल या टैबलेट फॉर्म के अंदर हो या पाउडर के फॉर्म के अंदर हो, उसका डिपार्टमेंट ही जब 2006 में खुला है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष की कितनी जागरूकता है। महत्वपूर्ण बात है। एक लाइन को एक बात मैंने आपसे कही। अब इसके संबंध में जो बात मैंने आपसे कही, अभी भी जो डिपार्टमेंट हैं कई भी माइक्रो इंटीरियर्स में ये विभाग नहीं पहुंचा है। ये लिखित बोल रहा हूं, वर्बल अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये लिखित बोल रहा हूं। और मैं ड्रग एसोसिएशन से तो अपनी बात को मैं उनकी तरफ से तो मैं एक वहां का मेंबर जरूर हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक मुहिम करता हूं और एक जागरूकता दवाइयों से और फूड सप्लीमेंट और न्यूट्री प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हूं। इसके पास मेरे पास आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे पास लगभग 4,500 पत्र हैं कि आपके प्रदेश सरकारों से, ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं वरन तमाम प्रदेश सरकारों से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 600-700 लेटर उनके प्रति हैं। शायद पूरे भारतवर्ष में इतने पत्रों का व्यवहार कभी किसी के पास नहीं रहा होगा, और इसी की वजह से हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने और पीएमओ महोदय ने इसके ऊपर काफी कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े कड़े शब्दों में लिखा है। ये आपके सामने अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का लेटर आया है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय का लेटर आया है कि केवल इसी संबंध में कि नियम और कानून, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश गुलामी कर रहा था उसमें से लगभग 90% जो कानून है वो आज भी चल रहे हैं। देश हमारा आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए अपने अशोक जी, कानून वही चल रहा है। अशोक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे इस कार्यक्रम का जो बेहद खास बात है वो है हमारे दर्शक, और उनको हम प्राथमिकता के आधार पर रखते हैं। उनको हम लगातार कोशिश करते हैं कि एक के बाद एक करके उनको हम अपने साथ जोड़ते रहें। आलोक शुक्ला हैं हमारे साथ में लखनऊ से, हमारे एक दर्शक। आलोक जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जहां मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में चाहते हैं जी, और मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा, जिन एरिया में चल रहा है ये सब चीजें, वो एरिया जो लोग अगल बगल रह रहे हैं, घरों में चल रहा है, फैक्ट्री बना रखी है, तो लोगों को अगर दिख रहा है, लोग उसको जो है थाने में बताएं, प्रशासन में बताएं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। और इन सब चीजों से जो हम पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, दवाई एक ऐसा फैक्टर है जो आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, और जिस हिसाब से आप अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि इतने परसेंटेज है, तो बड़ी निंदनीय है और बड़ी दुखदायी बात है। और निवेदन में करना, आपकी बात तो बेहद महत्वपूर्ण है। ख्वाब हम चांद पर पहुंचने का देख रहे हैं, लेकिन जमीन पे जो चांदपुर है उसमें हम गरीबी से जंग लड़ रहे हैं, नकली चीजों से जंग लड़ रहे हैं। पहले इस चांदपुर को तो सुलझा लें, इसको तो चमन बना लें, उसके बाद हम चांद पर जाने की बात करें। यहाँ पर तो हम मर रहे हैं और वहां पर आशियाना सजाने का हम ख्वाब देख रहे हैं। बहुत विरोधाभास लगता है, कभी कभी बहुत तकलीफ भी होती है जब ऐसी बातें सामने आती हैं। शुक्रिया आपका आलोक, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। अशोक जी, चूंकि वक्त हमारे पास अब बिल्कुल नहीं है, हम चाहेंगे कि एक लफ्ज में आप ये बोलें कि आखिरकार ये चीजें कब दुरुस्त हो पाएंगी, कैसे दुरुस्त हो पाएंगी, बहुत संक्षेप में। बहुत संक्षेप में एक बात कहूंगा आपको कि इसके ऊपर सख्त कानून बने, इसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर आज आपने दिखाया, आपके मीडिया ने, मैं चाहूंगा इसी से आप एग्जाम्पल ले लिए कि जो ये अभी व्यापारी, जो लोग इसमें जिन्होंने गोरख धंधा कर रहे हैं, इनको बस सख्त कार्रवाई हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस चैरिटी। मैं कहता हूं इसी को अगर आगे हम लोग बना लें, और जो विशेष कर बता रहा हूं कि कानून का जब तक हमारा सख्त नहीं होगा, ये कारोबार आगे इसको चलने ही ना दिया जाए, इतना सख्त कानून। फिलहाल ये जो खबर जो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जरा सा हमारी बात को भी थोड़ा सा कारोबार करने वाले व्यापारी का बेटा तो पकड़ा गया है, बाप अभी फरार है। आपको मैं रोक रहा हूं अशोक जी। आप मेरे जो बात मैंने आपसे कही, ये आपके सारे दर्शक वरन यूपी में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख रहे होंगे, यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड देख रहा होगा। तो मेरा आपसे ये कहने का मतलब है, अब जब प्रधानमंत्री का ये प्रवक्ता चला गया, राष्ट्रपति महोदय चला गया, अब तो कम से कम कानून का जल्दी पालन हो। और फिलहाल अंत में भी मैं अपनी बात को यही कह के समाप्त करूंगा कि भरोसा हमें सिर्फ अपने ऊपर है और आपके ऊपर है। हम दोनों ही मिल पाएंगे तो ही सूरत हाल बदलेगी, वरना सियासी जमातों पर अगर भरोसा होता तो जनाब ये लड़ाइयां ही क्यों होती हिंदुस्तान में और राज्यों में। मुझे लगता है कम से कम नहीं, या फिर
हम ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा कर सकते हैं कि सिस्टम काम करता है, व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।